डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की फिफ्थ टेस्ट का डे 1 जो है उसका स्टंप्स हो चुका है और इंग्लैंड ने मात्र बनाए 218 रन। और टीम इंडिया ने जो आज बेसबॉल खेला है वो आज मेरे को लगता है इंग्लैंड को स्टेटमेंट भी दिया कि बेसबॉल खेलते कैसे हैं। तो 30 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर कुछ अगर मैं बात करूं तो हो चुका है वो अब 135 रन और सिर्फ 83 रन पीछे है। तो शशांक और लव हमारे साथ है पूरे लाइव सेशन पर बात करने के लिए। तो आज तो टीम इंडिया ने पहले सेशन में हम कह सकते हैं कि शेयर्ड था कि 100 रन पर 2 विकेट ही गिरे थे, लास्ट ओवर में भी गिरा था। लेकिन उसके बाद जो मैच पलटा है और टीम इंडिया ने जो अपनी तरफ खींचा है, कुलदीप यादव का पंजा निकला, उस पर आप ओवरऑल क्या कहेंगे आज के दिन पर? देखिए, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पिच होगी वो पेसर को जो है ज्यादा सूट करेगी, मगर उसका जस्ट विपरीत हुआ। स्पिनर्स के लिए बहुत सही पिच थी। कुलदीप यादव की बॉल जिस तरीके से घूम रही थी वो बहुत देखने में मजा आया। उसके बाद अश्विन ने भी बढ़िया बॉलिंग करी, उनकी भी काफी स्पिन अच्छी तरीके से हो रही थी। जडेजा ने भी विकेट लिया, मतलब पेसर का एक भी विकेट नहीं दिखा। 10 के 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। लास्ट लाइव में भी हम लोग का जो फोर्थ टेस्ट में लाइव था उसमें हम लोग डिस्कस करा था कि धर्मशाला में जो है वो पेस को ज्यादा फायदा मिलता है। देखिए अर्पित, हमने लगातार एक चीज कही फर्स्ट टेस्ट से कि अगर पांचों टेस्ट में कोई एक ऐसा ग्राउंड हो या एक ऐसी पिच हो या ऐसी कंडीशन हो जो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं फेवर करने वाली है तो वो उन्हें धर्मशाला में ही मिलेगा। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो पिच क्यूरेटर्स है और मैनेजमेंट ने वो लाइव देख लिया है हमारा, क्योंकि एकदम उसका उल्टा कर दिया है। बात बैटिंग करी थी, लेकिन देखिए आज ये चीज थी कि इंग्लैंड के हाथ में थी चीजें कि आप टॉस जीत के आप भी बॉलिंग ले सकते थे। अगर उन्हें ये लगता कि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है इंग्लैंड को ये चीज तो पता था कि यहाँ पे ज्यादा स्विंग नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह मौसम ठंडा था और उस हिसाब से भी मतलब आज हम ऐसी न्यूज आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि मतलब 1 2 3 डिग्री के आसपास में ये मैच स्टार्ट हो। इतनी अभी ठंड थी हिमाचल में, और उसके बावजूद अगर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर खुद बैटिंग लिया तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उनको एक स्विंगिंग ट्रैक तो नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे ग्रीन टॉप नहीं मिलने वाला है। तो इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं वो चीज सॉर्ट कर ली थी। जस्ट वही कि मतलब कुलदीप यादव एकदम आउट ऑफ द ब्लू आ गई, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी रेट भी देखें ना कि जरूर कुलदीप यादव की बॉल अच्छा टर्न हो रही थी और अच्छा वेरिएशन पे अच्छे रिदम से डाल भी रहे थे, लेकिन अगर हम वहीं देखिए इकोनॉमी रेट तो कुलदीप यादव का और अश्विन का, जिन दोनों को 5 और 4 विकेटें मिली है, दोनों का ही 4.5 के ऊपर का इकोनॉमी रेट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मतलब एकदम खेलना अनप्लेएबल था, क्योंकि इकोनॉमी वाइज देखे तो हम बुमराह 3.9, सिराज 3 का इकोनॉमी, रविंद्र जडेजा 10 ओवर में 17 रन, मात्र एक ऐसे बॉलर जिनका 2 से कम का इकोनॉमी रेट है। लेकिन अश्विन और कुलदीप यादव दोनों को ही ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 200 अगर 18 रन है तो जरूर हम ये नहीं भूलना चाहते कि मतलब मार पड़ी है, लेकिन जरूर इकोनॉमी रेट में हम देखें तो दोनों स्पिनर्स पे हावी रहे हैं बल्लेबाज कहीं ना कहीं। तो कुछ चीजें मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चीजें इंग्लैंड के हाथ में थी कि अगर सही से खेलते या सही से उन चीजों को लेते तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड वो बाजी मार लेता। क्योंकि मेरे को लिटरली लगा कि वो वापस से हम कह रहे हैं कि वो इमेच्योर क्रिकेट कहीं ना कहीं देखने को मिला कि मतलब अगर आप रुकने का ट्राई भी कर रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि किसी ने स्टार्ट नहीं किया। एक अगर हम सिर्फ बेस्टो को हटा दें कि 18 बॉल पे 29 रन है, बाकी हर बैट्समैन ने ट्राई किया है रुकने का, और उसके बाद फिर एक कहीं ना कहीं लूज शॉट हो या फिर वो अच्छी बॉल कहें, कुछ भी कहे, लेकिन इंग्लैंड ने एक खराब एक और दिन एक और एक ऐसे सेशन में जहां पे खराब किया। क्योंकि पहले सेशन में देखिए हम 100 रन, आई थिंक 25.5 ओवर के आसपास का गेम हुआ था, 100 रन 2 विकेट, तो शेयर्ड सेशन था। और उसके बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब यहाँ से इंग्लैंड ऐसा ब्लंडर करेगा कि वो अगले सेशन में ऑल आउट हो जाएगा। कि दूसरा सेशन जिस हिसाब से वो 8 विकेट के साथ निपटाया गया, भारत ने वो निपटाया, तो वापस वही कि इमेच्योर क्रिकेट, नथिंग एल्स। जी, और इंग्लैंड की बात करें तो शुरुआत जैक क्रॉली, और उन्होंने ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है कि 5 बार एक और लगातार बार आपके 50+ पार्टनरशिप हो गई है। और इससे पहले मतलब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वही रिकॉर्ड मार्कस ट्रेस्कॉथिक और एंड्रू स्ट्रॉस के नाम था। और इंडिया में आके वो रिकॉर्ड की बराबरी करना काफी बड़ी बात है कि पहली बार हमने देखिए इंडिया में इंग्लैंड की तरफ मैं से तो देखा है। लिटरली ना अभी लिटरली यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिया ये चीज करता नहीं है, इंग्लैंड करता है अभी भी कि अगर वहां पे कोई सीरीज हो तो वहां पे वो 2 मैन ऑफ द सीरीज देते हैं दोनों टीम से एक को। शायद इंडिया में ये चीज नहीं देखी है मैंने ज्यादा, लेकिन अगर ऐसा हो, अगर इंडिया ये चीज ऑप्ट आउट करे कि करेंगे वो, तो आई थिंक जैक क्रॉली का वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। जरूर वो बड़े शतक नहीं आए, वो वैसे वो 196 और वो रूट का शतक, खैर शतक तो इंग्लैंड की तरफ से वही 2 शतक आया और कुछ आया नहीं है, बॉलिंग से भी ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है अगर इंडिया भी ये चीज ऑप्ट आउट करेगी, मतलब ऐसी बड़ी सीरीज में 5 मैच की टेस्ट सीरीज, बड़ी टीमें जब आप होस्ट कर रहे हैं और अगर वो भी 2 मैन ऑफ द सीरीज दे रहे हैं,
तो आई थिंक वहां पे जैक क्रॉली का एक मैन ऑफ द सीरीज तो पक्का बनता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शुरुआत दी है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे राजकोट हो, चाहे वाइजैग हो, तो हर जगह वो शुरुआत दी है अपनी टीम को। अपने लिए कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि अपने लिए खेल रहे हैं, अपने रन्स के लिए जा रहे हैं, और टीम को कहीं ऐसा एक भी इनिंग उनकी ऐसी नहीं थी जो उनकी टीम को बेनिफिट ना दी हो, क्योंकि ना वो स्लो हो रहे हैं, और लिटरली जो बेसबॉल का परचम लहरा रही है इंग्लैंड, एक जैक क्रॉली ही ऐसे बैट्समैन दिखे हैं जो लग भी रहा है कि वो बेसबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि बेसबॉल में जो उनकी डेफिनेशन इंग्लैंड ने कहीं भी लिखी है उसमें ये नहीं लिखा होगा कि आपको केयरलेस क्रिकेट खेलनी है, आपको फियरलेस खेलनी है, लेकिन केयरलेस नहीं खेलनी है। और जैक क्रॉली ने लिटरली वही किया, उन्होंने वो फियरलेस जरूर खेला लेकिन केयरलेस एक भी बार नहीं खेला है, और उनकी वो पूरी इनिंग में दिख भी रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट से लगे। एक भी शॉट ऐसा नहीं होता कि दोहरे मन में लगते हैं कि आगे जाऊंगे, पीछे पीछे जाते हैं तो अच्छे से पंच, अच्छे से वो बैकफुट ड्राइव चलते हैं, आगे जाते हैं तो एकदम वो अटैक करने को देखते हैं। तो आई थिंक जरूर वो चीज है नहीं, लेकिन एक अच्छी तरीके से कंडीशंस को अडॉप्ट बॉल पे आउट भी हुए वो भी कुलदीप यादव की हाँ, बेहतरीन वो भी बहुत बेहतरीन, वही कि कुछ भी विकेट ऐसा नहीं लगा है कि ये तो थ्रो करके चले गए। जबकि हम जब इंडिया इंग्लैंड गया था वहां पे जैक क्रॉली कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि इंग्लैंड को जबरदस्ती एक ओपनर को ढोना पड़ रहा है, क्योंकि जब से हम ये बार बार कह रहे हैं कि जब से एलिस्टर कुक गए हैं, इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा है कि ओपनिंग का करना क्या है, क्योंकि हर सीरीज में एक नया ओपनर आ जाता है, लेकिन क्रॉली ने वो चीज दिखाई है, और क्योंकि इंडिया में करके दिखा दी है तो अब इंग्लैंड में तो उनके लिए वो चीज विकेट का ऐसा था कि उन्होंने विकेट थ्रो करा, ऐसा लग रहा था तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जिस तरीके से कुलदीप यादव ने बॉल कराई और उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन वाला शॉट था, वो विकेट थ्रो करना उसे कहते हैं। वही देखिए ना कि 79 रन है जैक क्रॉली के, स्ट्राइक रेट नहीं गिरा है, 73, छक्का भी आ गया, 11 चौके भी आ गए, और ऐसा भी कुछ नहीं कि वो 79 रन 60-70 बॉलों पे आ गए, तो उसके लिए भी 110 बॉल ली है, तो मतलब आराम से टाइम भी लिया है, जिस बॉल को लगा है कि मारना चाहिए वहां पे मारा भी है, जिसको रिस्पेक्ट देनी है वहां पे दिया भी है। एक अच्छी बॉल आ गई कुलदीप यादव की, जो कि आज कुलदीप यादव की ऐसी बहुत सारी अच्छी बॉलें आई है, और वो डिलीवरी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो कुलदीप यादव की मास्टर क्लास थी, क्योंकि आप डिग्री ऑफ जो टर्न उसमें जब बाद में एनालाइज किया गया तो नॉर्मली जो टीम इंडिया के जितने भी बॉलर थे, कुलदीप यादव की बात करें तो उनकी जो डिग्री ऑफ टर्न आ रही थी वो 3 डिग्री 4 डिग्री तक टर्न हो रहा था, लेकिन वो बॉल टर्न हुई है 11 डिग्री, मतलब 11 डिग्री पर तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज खेल सकता है। कुलदीप यादव में मैं एक बात कहने से पहले आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, जो आज एक इंसिडेंट हुआ, उसमें ध्रुव जुरैल ने पहले ओली पोप को एक बॉल पहले कहा कि आगे बढ़ेगा, और उसके बाद फिर कुलदीप यादव ने अगली बॉल बिल्कुल कहते हैं कि वो आगे बढ़े भी, उससे भी ज्यादा शॉर्ट लेंथ बॉल फेंकी और स्पिन कराते हुए आप गैप भी देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप था जब ओली पोप आउट हुए और ध्रुव जुरैल ने जब स्टंप किया है। और तो वही अभी जो जैसे दिखा रहे हैं, अभी जिस तरह से बात भी कर रहे थे ना लव की, जिस तरह से वो जैक क्रॉली की अनप्लेएबल बॉल थी कि कुलदीप यादव के, मैं यहाँ पे वो पढ़ रहा हूँ जो उनसे प्रेजेंटेशन में बात हुई है आफ्टर द एंड ऑफ डे वन, उन्होंने वो चीज कहा भी कि आई लाइक द जैक क्रॉलीज विकेट, ही बैटेड रियली वेल थ्रू आउट द सीरीज, गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू थिंक अबाउट प्लेयर ऑफ स्पिन, इट्स इंपॉर्टेंट कि वो कैसे कर रहे हैं, उनको किस तरह से वो माइंडसेट से खेल रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने ये एग्जांपल देखा ओली पॉप वाला कि लगातार वो स्पिन काटने के लिए आगे बढ़ के खेल रहे थे कि वो कम समय दे ताकि बॉल स्पिन कम हो और वो टप्पे पे उसको आगे खेले, और वही चीज पे फिर कीपर का कहते हैं ना कि हम कीपर का यूज यही है कि कभी ना कभी सिर्फ ये नहीं कि आप स्टंप कर रहे हैं या फिर आप कैचेस पकड़ रहे हैं, आपको वो चीज बतानी भी पड़ेगी बॉलर को कि क्या चल रहा है। जिस तरह से अब वही कि कंपैरिजन में कोई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल अगर कीपर का देना है तो महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह से वो 18-19 वाला पूरा दौर की चहल और कुलदीप यादव, लिटरली ऐसा लगता था कि धोनी बोल रहे हैं यहाँ डालो और वहां डालते थे। इंग्लैंड में आपको एक चीज याद होगी, आई थिंक दूसरा या तीसरा ओडीआई था 2021 का, जिसमें नहीं 21 नहीं 2018 वाला एक ओडीआई था इंग्लैंड में ही, जहाँ पे धोनी ने बोला था शायद चहल या कोहली की आगे बढ़ के मारेगा या उल्टा मारेगा और पट्टी पे सामने फेंक दिया, और वही किया, और वो स्लिप में कैसे, मतलब वही छोटे छोटे इंस्टेंस है कि कीपर दिखाता है कि वो गेम अवेयरनेस कितना है उसको, जो कि ध्रुव जुरैल ने अच्छा दिखाया। कीपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे डिसीजन हो डीआरएस के लिए हो या बॉलर को गाइड करना हो, ये धोनी से हमने बहुत कुछ सीखा है, देखा है ओवर द इयर्स। उसके बाद ऋषभ पंत भी जिस तरीके से टेस्ट में विकेट कीपिंग करते थे, जो कमेंट्स देते हैं, वो पीछे से जो सजेशंस देते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और चहल की जो करियर में ग्रोथ हुई थी उसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ है।
और वही जिस तरह से अभी हम पोप की बात करें तो वही कुलदीप यादव ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया कि लगातार जुरेल और सरफराज इवन दोनों ही वो चीज बोल रहे थे कि वो कंफर्टेबल आपको खेलते हुए नहीं लग रहे, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेप आउट करके आगे जा रहे हैं, स्पिन काटने को देख रहे हैं, और उसके बाद वो विकेट जो एक खूबसूरत मंजर इतने खूबसूरत ग्राउंड में घटा और वो हमने देखा। बट स्टिल अगर ओवरऑल हम करें कि सम अप करें इंग्लैंड की बैटिंग को, आई थिंक एक और बात पुअर क्रिकेट, आई थिंक वो बैगेज अपने ऊपर ज्यादा ले चुके, क्योंकि 3-1 से वैसे भी सीरीज हार गए हैं, तो मेरे को लगा था कि यहाँ पे इंग्लैंड ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलने को दिखेगा, क्योंकि आप सीरीज वैसे ही हार चुके हैं। अब वो चाहेंगे कि वो 4-1 ना कर, कम से कम 3-2 के साथ जाए, थोड़ी इज्जत बचाए अपनी। लेकिन डीएनए के व्यूअर्स को पता होगा, हम लोग ने पहले टेस्ट में जब हम लोग लाइव थे तो उन्होंने बोला था कि 4-1 होगा, तो वो तो नजर आ रहा है। वही होगा। बेन स्टोक्स को ओवरऑल अगर हम देखें तो मतलब कुछ सीखना तो चाहिए था। 5वें टेस्ट पर आ चुके हैं और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या अप्रोच रखनी है। कोई बैट्समैन बेसबॉल खेलता है, कोई नहीं खेलता है। अर्पित, बेन स्टोक्स ने तो लास्ट में बोल दिया ना, लूजिंग टू दिस इंडियन टीम डजंट फील सो बैड। आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन यही बोला था, तो मतलब उन्होंने तो पहले ही मान लिया है कि इनसे हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कप्तान, अगर आपकी सामने वाली टीम का कप्तान ही ये चीज बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप ऐसी टीम से हार गए, जरूर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, लेकिन ये भी नहीं ना कि आप हार ऐसे स्वीकार ही कर लिया। अभी एक मैच और बचा था, ऐसा तो है नहीं कि 5वां मैच खत्म हुआ तब बोला है कुछ, तो वो दिखाता है एटीट्यूड की बात है। और लास्ट 2 सीरीज को अगर हम कंपेयर करें, एक ये इंग्लैंड वाली सीरीज और जो टीम इंडिया की 4 मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया काफी पीछे था, लेकिन उन्होंने बाद में जाकर जो टीम इंडिया के लिए लास्ट मैच में हमें मतलब एक बिल्कुल सपाट पिच रखनी पड़ी, क्योंकि हमें टेस्ट मैच बचाना था और WTC के फाइनल में जाना था। तो उस नजरिए से देखें तो ऑस्ट्रेलिया टीम का जो कमबैक था और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेली थी इंडिया में आके, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जो इंग्लैंड को अगर हम ओवरऑल देखें, इंग्लैंड पैचेस में अच्छा खेली है, कभी कभी लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत अच्छा कमबैक करेगी, लेकिन सेशन बाय सेशन अच्छा वो खेल के दिखाया। लेकिन पूरा मैच, अगर पहला भी मैच हम देखें ना, कि वो ब्लंडर से जीता है, वो कोई वैसा मैच नहीं था मतलब इंडिया स्टार्टिंग से ही कोई वो ना हो, स्टार्टिंग में पहले तो आप चढ़े हुए थे। मेरे को भी ओवरऑल यही लग रहा है कि इंडिया ने जब इंडिया ने गलतियां की वहीं पर ही इंडिया पीछे हुई है, वरना हमेशा डोमिनेशन ही दिखा है। कहीं कहीं पर आपको देख सकते हो कि थोड़ा डिटर्मिनेशन भी देखने को मिलता है, जो कि पिछली अगर हम 4 टेस्ट की बात करें तो वो हमें जो रूट में दिख रहा था, वहीं फिर हम टीम इंडिया की तरफ से देखें तो ध्रुव जुरेल में वो हमें डिटर्मिनेशन दिखा दोनों पारियों में। वहीं अगर आप देखें तो जॉनी बेयरस्टो का भी 100वां टेस्ट था, वहीं अश्विन का भी 100वां टेस्ट था। अश्विन ने लिए हैं 4 विकेट, चाहे वो टेलेंडर हो, आपके खाते में विकेट्स काउंट होते हैं। जब आपके पास 500 से ऊपर विकेट भी हो गए तो किसी को नहीं पता कि उसमें टेलेंडर कितने हैं, कितने ओपनर हैं, सब आपके विकेट्स काउंट ही करते हैं। तो उस तरीके से देखें तो जॉनी बेयरस्टो का उन्होंने 2 छक्के जरूर मारे कुलदीप यादव को, लेकिन उसके बाद वो फंस भी गए, एक उनका ड्रॉप भी हुआ था। तो ओवरऑल इंग्लैंड की बैटिंग में जैक क्रॉली के अलावा किसी का डोमिनेशन जो रूट का हमें पिछले टेस्ट में दिखा, और एक मैच में डोमिनेशन भी नहीं, वो भी अर्पित मैं उसको भी मतलब डोमिनेशन भी नहीं मैं कहूंगा उसको, मतलब वो चीजें तो वो थी कि एक ना एक इनिंग, एक ना एक पारी तो इतने बड़े प्लेयर की वो अच्छी आनी है, तो ऐसा कोई डोमिनेशन तो पारी भी नहीं लगा। मात्र एक ऑली पोप की वो 196 वाली इनिंग छोड़ के, कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब इंडियन जो बॉलर्स है और वो परेशान लग रहे हैं कि मतलब पोप को आउट कैसे करना है, वरना जिनके भी बड़े शतक आए, पर ऐसा कभी भी नहीं लगा है। सबको ये लगा कि जस्ट मैटर ऑफ 1 विकेट, लेकिन वो पोप के चीज में एक चीज थी कि वहां पे कहीं ना कहीं वो डर था कि पोप 196 पे हैं और पूरा मैच हाथ से निकाल के ले जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक ऐसा मूवमेंट लगा नहीं है मेरे को पूरे सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से जहाँ पे लगा हो, क्योंकि हम एक बार भी ऐसा कि भाई ये कुछ हो जाएगा या कुछ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और उसमें इसलिए नहीं लगा आपको क्योंकि कोई एक ही बल्लेबाज चला है। टीम इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपको कभी भी 2 या 3 बल्लेबाज पूरी इनिंग्स में चलते हुए दिखे हैं। इंग्लैंड के साथ हमेशा ये रहा है कि बेन स्टोक्स पूरी 500 टेस्ट मैच पर, उनसे ज्यादा क्या मतलब उम्मीद होगी कि आप पहली मिडिल ऑर्डर में आते हो और उसके बाद आप बॉलिंग कर नहीं रहे हो। और अर्पित हम बात भी करें ना रन्स की, तो मैं अभी मतलब वही कि पूरे सीरीज के जो रन्स है वही, और टॉप 5 में ओपनर से और इंडिया का टॉप 3 है। और पहले नंबर पे जयसवाल है, वहां पे 712 रन, दूसरे पे जैक क्रॉली 407, फिर शुभमन गिल है, फिर रोहित शर्मा है, फिर बेन डकेट है, और उसके बाद ओली पॉप है। तो मतलब दोनों टीम के जो टॉप 3 है वो पूरे टॉप 6 में, हाईएस्ट रन गेटर्स में। तो एक एज अ कैप्टन तो मेरे को नहीं लग रहा है कि बेन स्टोक्स को वो कोई भी खफा होना चाहिए बेन डकेट या फिर जैक क्रॉली से, खासकर जैक क्रॉली से, कि भाई आपको उन्होंने तो वो रन करके दिए, उन पे ही सबसे ज्यादा भार था कि आपको इंडिया में स्पिनिंग कंडीशन में
एकदम अपोजिट कंडीशन में अपने होम से वहां पे परफॉर्म करना है, और आपके टॉप सीड ने तो वो करके दिया है। वो जिम्मेदारी आप पे थी जो आपने वो चीज करी नहीं, क्योंकि 7वें नंबर पे वहां पे जो रूट है, जो रूट का बहुत खराब, ऐसा कोई बहुत अच्छी सीरीज नहीं गई है, लेकिन 236 ही रन है। मतलब और भी कोई ऐसा लगा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा एकदम रन फेस्ट चला हो, लेकिन अगर हम मुझे सिर्फ लगता है कि जायसवाल को बेन हटा दें वहां पे। स्टोक्स को इंडिया रास आता ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पर कार्लोस ब्रैथवेट से 4 छक्के भी खाए हैं। उन्होंने यहाँ पर मतलब कोई परफॉर्मेंस भी पूरा आईपीएल में दिखाया नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करें अभी ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो भी उनका पूरा फीका गया। तो मतलब इंडिया में आके तो बेन स्टोक्स एक ऑर्डिनरी गाय लगते हैं, जिन्होंने कोई भी करिश्माई पारी खेली ही नहीं है। वही, और एज अ बैटिंग टीम तो चलिए हमने बात करी है जिस तरह से, और एक जो वो दूसरी चीज है कि आप या तो अपनी बॉलिंग से बचा ले, वहां पे भी इंग्लैंड ने बहुत कुछ ऐसा किया नहीं है। बेन स्टोक्स तो ओवर्स भी नहीं डालते, बेन स्टोक्स तो डाल ही नहीं रहे उन्होंने, हाँ उन्होंने तो बॉलिंग डालनी छोड़ दिया। तो मतलब जो उनकी गेम को और चीज निखारता था वो उन्होंने वो स्टॉप ही कर दिया। उसका कोई भी रीजन अभी तक, मतलब वो इंजरी, जरूर इंजरी होती है, आप बड़े प्लेयर है, आपने रिकवर किया है। लेकिन इस टेस्ट में जो सीरीज रही है उसमें एक इंडिया की गुत्थी ये सुलझ गई है कि जो विकेट कीपर ढूंढ रही थी इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं लेट नहीं हो गया थोड़ा? नहीं लेट हो गया, बट स्टिल ध्रुव एक जुरैल साल जिस में तरीके से एक मुश्किल से 6 महीने, मुश्किल 6 महीने ऋषभ पंत आ जाएंगे वापस। तो लेकिन ध्रुव जुरैल एक इस तरीके का प्लेयर है जो जो विकेट कीपिंग नहीं भी करेंगे वो, बट वो एक मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे वो जिन चीजों को अभी ऋषभ पंत को पुख्ता करना है, मजबूत करना है, वो है उनका वाइड बॉल गेम। और वहां पे मेरे को लग रहा है जरूर ध्रुव जुरैल को चांस मिल सकता है। ध्रुव जुरैल को डेफिनेटली चांस मिलेंगे ओडीआई, लेकिन ये कि अगर टेस्ट में एक बार ऋषभ पंत अगर फिट है तब तो वहां पर ऋषभ पंत हमें जरूर देखने मिलेंगे। लेकिन वो ये कि केएल राहुल के फिटनेस इश्यूज हैं, 5 नंबर अय्यर आएंगे नहीं आएंगे, कैसे चीजें चलेंगी, तो हो सकता है एज अ बैट्समैन मिल जाए। नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है, ऐसा नहीं कि बैटिंग कुछ खराब प्रदर्शन रहा, सिर्फ विकेट कीपिंग की वजह से केएस भरत थे। अब वो तो वो है नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो करियर ही मतलब टेस्ट वही कि लग रहा है अब तो, हम ये भी नहीं कह रहे कि नजर लग जाएगा एकदम ही खराब हो जाए, लेकिन स्टिल वो चीज हो गई। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने थोड़ी देर तो कर दी है, जरूर एक अच्छा एक ऑप्शन और मिल गया है हमारे पास कि कीपिंग और बैटिंग दोनों में ही वो चीजें सही चल रही है। लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो गया है। ध्रुव जुरैल अपने आप को थोड़ा सा अनलकी फील करेंगे, क्योंकि वो मौका पहले नहीं लेट से ज्यादा अब ध्रुव जुरैल के सामने अपॉर्चुनिटीज की ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अब अगर जैसे केएल राहुल और ऋषभ पंत जब कंटेंडर होंगे आपके सामने, इवन आप टी20 और ओडीआई में भी, दोनों में, क्योंकि ध्रुव जुरैल का जो हमने गेम देखा था वो आईपीएल में देखा था मेनली, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए छोटे छोटे कैमियोस खेले लास्ट में आके, वो काफी अच्छे, उनके मतलब शॉट सिलेक्शन भी अच्छा रहता है। टी20 टीम में तो आई थिंक हम देख ही सकते हैं। टी20 में भी जितेश को इंडिया ट्राई कर रही है, जितेश शर्मा भी अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही अपॉर्चुनिटीज की बात है, कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पंत का जो टेन्योर था 1 साल में, उसमें किसी को चमकने का मौका था, वहां इंडिया ने केएस भरत पे पूरा दांव लगाया और वो दांव टीम इंडिया का सही नहीं निकला। पंत की रिकवरी किस तरीके से होती है और क्या वो फॉर्म में आते हैं, फिर टीम इंडिया में किस तरीके से जगह बनती है, वो काफी अलग अलग सिनेरियोज हो जाते हैं। मतलब उसमें खाली आप परफॉर्मेंस नहीं देखते, उसमें आप टीम कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस लेते हो। तो उसमें मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल अभी भी थोड़ा स्टैंड बाय पर ही रहेंगे, लेकिन यह है कि जितने उनको गेम मिले उसमें उनको अपना पूरा योगदान दे रहे हैं वो विकेट कीपिंग से। एक थोड़ी सी आज इंसिडेंट भी एक हो गया था जिसमें कुलदीप यादव को बहुत गुस्सा भी आया कि डीआरएस था, उसमें ये था कि सरफराज खान और जो क्या कहते हैं साथ में शुभमन गिल और कुलदीप यादव की अपील थी, वो बैट एंड पैड लग के गया था सरफराज पे, तो वो मतलब श्योर थे कि आउट होगा, लेकिन जुरैल श्योर नहीं थे और रोहित शर्मा को उन्हीं के लिए डिसीजन लेना पड़ा और रोहित शर्मा ने लिया भी नहीं, फिर कुलदीप यादव की भी नहीं सुनी, तो फिर उनको मतलब बुरा लगा कि इसमें सिर्फ जुरैल का ही क्यों डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे मतलब इंसिडेंट है जो अभी मेरे को लगता है कि टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होंगे। लेकिन वो है कि जरूर वो चीज ऐसा लगा होगा तब की मतलब गलती हो गई, लेकिन मेरे को लग रहा है सही है, एक आध डिसीजन जरूर गलत जाते हैं, लेकिन वहां पे जो सबसे वो अथॉरिटी है, मतलब जिनका वो से होना चाहिए वो कीपर का ही होना चाहिए। एक आध गलतियां सबसे हुई है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कीपर हो। डिसीजन मेकिंग सही रहेगी। हाँ अभी तक सही किया है, हाँ पहला डीआरएस के साथ सही गए हैं, और कभी ना कभी वो मिस जजमेंट होता है, लेकिन इतना मतलब वो ये अब बॉलर को तो लगता ही है ना कि वो चीज, और हर प्लेयर धोनी, हाँ वो भी, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि धोनी भी हर बार ठीक ही है, मतलब तो वो इंसान है, गलतियां तो मैंने डीआरएस कॉल्स का शायद लिस्ट देखी थी कि जितने भी डीआरएस कॉल्स उन्होंने करी है, 350 के आसपास, 395 के आसपास नहीं है, उसमें से शायद 4 गलत सिर्फ, तो मैंने थोड़ा ज्यादा हमने फिर अलग अलग, हाँ लेकिन वो ये कि मतलब गलतियां तो होगी,
हाँ गलतियां तो होगी, वो तो ऑप्शन है, लेकिन रोहित शर्मा के लिए मेरे को, मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये रोहित शर्मा की हमेशा सही सोच रहती है कि कीपर के साथ जाते हैं। हमने लास्ट टाइम ही देखा था जिस तरह से कुलदीप यादव, आपको याद होगा लास्ट टेस्ट मैच में पॉइंट पे खड़े थे और वो आउट आउट बोलते हुए आए थे और इतना बड़ा डिफरेंस था। तो वो लास्ट टेस्ट मैच की कहानी है। तो वो रोहित शर्मा का एकदम वो चीज ठीक है, कभी हो सकता है कभी कभी आपसे वो गलतियां होंगी एज अ कीपर, लेकिन अगर इंग्लैंड का कप्तान, इतना बुरा हाल तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही डिसीजन आपके फेवर में गया है पूरे डीआरएस के 5 टेस्ट मिला के, मतलब आपके पास दोनों दोनों पारियों में आपने 3-3 डीआरएस गंवाए हैं इंग्लैंड ने। तो ओवरऑल उनका इंग्लैंड तो तो काफी खत्म ही वही है है ना, पूरा। मेहमान नवाजी इंडिया ने इतनी अच्छी कर दी है कि वो रिटर्न गिफ्ट में डीआरएस बांट रहे हैं। और इंग्लैंड का मतलब अब गेम सेंस मुझे लगता है कि उनके पास अब खो ही चुके हैं। वो बेसबॉल में भी उनको लगता है कि वो हर जगह अलग ही डोमिनेट चल कर रहा पाएंगे, सीरीज के बाद मैकलम को हटा ना दिया जाए कि अभी ये है। तुम बैठो। बेसबॉल बहुत हो गया। बेन स्टोक्स पर तो अब बड़े बड़े सवाल उठेंगे क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको लेके आए, वो उनसे अच्छा नहीं हुआ। फिर उसके बाद बात करें एशेज, वो खुद हारे। फिर उसके बाद देखें तो अब इंग्लैंड डब्ल्यूटीसी में दोनों बार अपने होम ग्राउंड का ही फायदा नहीं उठा पा रही, वो फाइनल में नहीं पहुंच रही जो है। वर्ल्ड कप जीते थे वो भी समझ लीजिए वो तुक्के में ही जीत गए थे। हाँ वर्ल्ड कप भी कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा उन्होंने तीर नहीं मारा था। हाँ। एक एरर वो बैट पे लग हाँ गई, वो मुझे डिसीजन हाँ नहीं लगा कि बाउंड्रीज पे एंड में होगा कि बाउंड्री ज्यादा है, बाउंड्री ज्यादा है। वही चलिए, वो तो खैर जो रूल्स है, हाँ जो रूल्स है वो रूल्स है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, वो लेकिन चीज हो वो चुकी भी है। अब लेकिन उस बात किस्मत के को भरोसे ही सोचिए, रहे। 5 साल हो गए ना, 5 साल में तो हाँ क्रिकेट काफी ऐसी अलग हो ही जाती है। सेम क्रिकेट नहीं खेल सकते ना 5 साल में, और तीनों फॉर्मेट में भी वो खेल नहीं पा रहे हैं। इंडिया में आकर तो मुझे बेसबॉल पैचेस में दिखा, उल्टा इंडिया का ज्यादा मुझे बेसबॉल गेम देखा कि उन्होंने जितने भी मैचेस में जायसवाल ने खेला, शुरुआत उनका मतलब मुझे गियर अभी तक जायसवाल को मैं डिकोड कर ही नहीं पाया हूँ। कभी वो इतना धीरे खेलते हैं कि उनकी 50-40 की स्ट्राइक रेट रहती है, देखिए मैं और कह फिर रहा वो हूँ, एक हाँ ओवर में 3 छक्के लगा देते हैं बशीर जायसवाल को। को तो अभी करना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो अभी करना भी नहीं चाहिए। अब उनको अभी छोड़ देते हैं। हाँ जायसवाल को अभी 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 देखो रन आ रहे हैं, अभी लड़के के रन आ रहे हैं, अभी छोड़ दो। जब एक आध दो सीरीज जब खराब हो जाएगी तब की तब सोचेंगे। अभी रन सबसे आ रहे बड़ी हैं, अभी कोई मैं ये मानूंगा अभी कि शुभमन गिल फॉर्म में आ गए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाँ बहुत लूज हो रहा था। जैसे ही एक हाँ वो शतक चीज आया एक अच्छी है। तो अब आपको हाँ काफी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स दिख रही हाँ है हर वो मैच। चीज एक अच्छी लगी है कि मतलब जिस तरीके से वो लगातार, और मैं फॉर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि फॉर्म सबका खराब होता है। विराट कोहली जैसे प्लेयर का 3 साल खराब रहा है, और मैं फॉर्म के लिए बोलूंगा, लेकिन जिस तरह से वो क्रिटिसिज्म चल रहा था ना, वो कहीं भी स्पोर्टिंग क्रिटिसिज्म नहीं था, वो बहुत गंदे वे में चला गया था। नहीं, और ये तो उन्हीं इंडिया फैंस में की तरफ से, हाँ ये इंडिया में बहुत वो कॉमन ये देखा कि गया है कि हाँ परफॉर्मेंस, जब विराट कोहली को लोग गाली बक सकते हैं तो समझ लीजिए फिर किसी को भी वही तो कुछ भी मतलब बोला मैं जा बस सकता है। इसलिए खुश हूँ जिस तरह से वो एकदम डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं था, वो बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल हो गया था। तो लोगों को कहीं ना कहीं मतलब जो दो मुंह सांप वाले लोग हैं कि मतलब आज फैन कल दुश्मन, तो उनके लिए मैं थोड़ा वो हूँ कि मतलब चलिए उनको एक बहाना मिला उनको गाली या ना बकने का, ना अपशब्द बोलने का। लेकिन स्टिल शुभमन गिल ऑलवेज हैप्पी कि अगर रन करे। मैं तो अभी तो कहीं कहीं पसंद नहीं आता, मैं तो हार्दिक पांड्या के लिए हैप्पी हूँ। लेकिन शुभमन गिल के लिए वही कि जायसवाल पे अभी छोड़ दे, जब तक 2-3 सीरीज ऐसी कुछ नहीं जा रही है, एक आध सीरीज सबकी खराब और जाती अभी है मुझे विराट लग रहा कोहली की। है अवे टेस्ट में उनको थोड़ा सा जायसवाल हाँ को वो अपनी एक जगह अवे लगाना टेस्ट में कुछ चाहिए। कंट्री से जरूर, वेस्ट इंडीज में वो 171 आए हैं, लेकिन अभी आपको प्रूव करना सेना पड़ेगा। कंट्रीज में होगी। अगर आपको बड़ा नाम बनना है टेस्ट में, तो आपको वो ऑस्ट्रेलिया भी खेलना पड़ेगा, आपको इंग्लैंड खेलना पड़ेगा, और दोनों को जाके दोनों जगह डोमिनेट करना पड़ेगा। जितने भी बड़े प्लेयर्स बने, जितने बड़े बैट्समैन बने, सब ने किया है। जिस गावस्कर ने किया है, तरीके से धोनी खेल ने रहे हैं किया वो है, लगता हाँ है कि डोमिनेट कर सकते हैं। गावस्कर ने किया है, सचिन ने किया है, कोहली ने किया है, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जितने भी बड़े नाम बने हैं बैटिंग लेजेंड्स में, उन सब अच्छा, ने वैसे ये। जायसवाल का रिकॉर्ड क्या लग रहा है? आप लव से भी पूछता हूँ, फिर मैं आपसे भी जाऊंगा पूछने इसमें कि जायसवाल का रिकॉर्ड क्या लग रहा है? कि 712 तो वो आ चुके हैं, मात्र अगर हम देखें तो 774, अब 62 रन बिहाइंड है वो। सबसे ज्यादा रन ओवरऑल अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज में इंडिया की तरफ से, तो क्या वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, या फिर टीम इंडिया इस डोमिनेशन में ऑल आउट ही कर देगी? और लीड लीड अब कह सकते हैं कि लीड अब 200 रन तक की टीम इंडिया लीड बना सकती है, क्योंकि 83 रन ही बिहाइंड है। इनिंग्स से हारेगा इंग्लैंड, इनिंग्स। हाँ इनिंग्स, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतने भी रन मेरे लिए हिसाब से तो बहुत ही है। हम लोग की तो फिर एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होती इनिंग्स इंडियन से की। हारेगा इंग्लैंड। देखिए वही हम तो चाहते थे कि बढ़िया लास्ट मैच एकदम बढ़िया हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये पहला ऐसा मैच होगा जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। हो सकता है। अब तक हर मैच ट्राई किया है कि चौथे मैच तक पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से जितना खराब इंग्लैंड यहाँ पे खेल रही है, मेरे को लग रहा है तीसरे दिन में
अभी तो पडिक्कल की बैटिंग आनी बाकी है, तो पडिक्कल बाकी है, उनका भी डेब्यू पे आजकल ट्रेंड चल रहा है, डेब्यू पे तुड़ाई चल रही है, वो भी शतक वतक लगा के आ रहे हैं। कहीं आते ही वो भी अपना पडिक्कल अवतार वापस कर दे तो वो अलग बेसबॉल खेल जाए। और फिर परसों हम इसी टाइम बात कर रहे होंगे कि इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीत चुका है जी। और वही अब मुझे लग रहा है, तो अब कल का प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया की लीड जो है वो 250 रन की मुझे दिख रही है कि कल स्टंप्स तक टीम इंडिया कल पूरा खेलने वाली है। और अगर ऑल आउट भी हुई तो 250 रन तो मिनिमम लीड अब मुझे दिख रही है कि 83 रन बिहाइंड है, तो 330 रन तो टीम इंडिया बना सकती है, क्योंकि आपका एक ही विकेट गिरा है और आपके पास सरफराज है। ऐसी पिचेस के लिए तो ये वो पिच गड्ढा पिच नहीं है कि सारी बॉल आपके लिए बहुत ज्यादा बाउंसी पिच है। इस पर ऐसा नहीं हो रहा जो हमें चौथे टेस्ट में दिखा था रांची के अंदर कि बॉल अनइवन बाउंस हो रहा था, बहुत ज्यादा नीचे रह जा रहा था, तो आप स्वीप नहीं खेल पाए। पहला ही दिन है, अभी पहले दिन में वो है कि हमको विकेट्स दिख रही है तो हमको अभी ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स को मदद है, लेकिन उसी पिच पे लास्ट के 30 ओवर तो इंडिया ने खेले, जो कहा जाता है कि बॉलर्स के लिए अगर दिन में जिस तरह से जब लाइट थोड़ी कम हो रही है तो बॉलर्स को फायदा होता है। जिस हिसाब से शुभमन गिल छक्के मार रहे हैं, कंडीशन में नई बॉल पे तीसरी इनिंग में खेला है, तो मतलब कहीं ना कहीं बैटिंग के लिए बेहतर लग रहा है। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कल हमको पिच को जज करना चाहिए, क्योंकि सेकंड डे जरूर वो मूविंग डे, थर्ड डे होता है टेस्ट में कि जब पिच थोड़ा चालू करता है कि टूटना इधर उधर, जिस हिसाब से अभी इंडिया के बैट्समैन लेकिन कल तो और लीड बन जाएगी वही, क्योंकि अगर हम इंडिया की इनिंग दिखाएंगे ना अभी कि 30 ओवर में 135 रन पे एक है, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि इसी सेम ग्राउंड पे एक 60 ओवर के अंदर इंग्लैंड जैसी टीम ऑल आउट हो गई है, और वो भी एक सेशन में तो 100 पे 2 ही थे। तो मतलब पिच मेरे को लग रहा है कल पहले सेशन के बाद पता लगेगी कि एक्चुअली है किस तरह की, क्योंकि अभी तक तो वही है ना, इंग्लैंड ऑल आउट हो गया तो अभी तक ये चीज आई नहीं है कि समतल उछाल है या क्या स्पिन है या क्या पेस है, लेकिन वो चीज कल दिखेगी। लेकिन स्टिल मेरे को लग रहा है 250 तो 400 रन तो इंडिया नहीं बना पाएगा। मैं फिर भी 350 के आसपास जा रहा हूँ, मतलब मैं 150 के आसपास की लीड देख रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी भी मैं होप कर रहा हूँ कि मतलब जैसा अभी तक चलन रहा है कि वो कोलैप्स मेरे को लग रहा है एक आध देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी भी जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि 150 रन तक की लीड मिलेगी इंडिया को। 250 के आसपास जाएगी लीड, 250 से ऊपर ही आ सकती है। मतलब दोनों पॉजिटिव। मैं थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है कि 350 के आसपास ही इंडिया बना पाएगा। कोलैप्सेस तो हमने टीम इंडिया की तरफ से भी देखे हैं, लेकिन अब मुझे जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से टीम इंडिया के पास है ना, कि अब पडिक्कल एक लेफ्टी और हैं, उसके बाद जडेजा भी लेफ्टी हैं, तो राइटी लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन अब पूरा टीम इंडिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखिए वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब फॉर्म में जरूर है, लेकिन इंडिया ने कभी भी इस पूरी सीरीज में बड़ी लीड कभी भी तब नहीं ली है, मतलब बिना जायसवाल के बड़ी लीड ली ही नहीं। जब जायसवाल चले सिर्फ तब ऐसा हुआ है कि इंडिया ने बड़ी लीड ली है इस पूरी सीरीज में, चाहे जायसवाल के बाद चाहे फिर रोहित शर्मा हो, सरफराज हो, जुरेल हो, जरूर तारिया बहुत अच्छी खेली है कि 2-2 सेशन बैटिंग पे टिके हुए, लेकिन कहीं भी वो अटैकिंग अप्रोच नहीं दिखाए बहुत ज्यादा एकदम से, और वो बड़ी लीड तक नहीं ले गए। लीड जरूर की लीड आपने बहुत बड़ी लीड को कम करा है, मतलब अब अच्छी स्थिति में आए, लेकिन अगर नहीं दिखा वो इस पारी में मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैं तो चाहते हुए दिख जाए, क्योंकि इसके बाद जरूर एक आध आई थिंक इधर उधर सीरीज है, लेकिन फिर हमको डाउन अंडर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और वहां से पहले एक अच्छा वो परफॉर्मेंस, स्टेबल स्क्वाड भी जरूरी है, स्टेबल स्क्वाड भी जरूरी है, क्योंकि जरूर वहां पे 4 नंबर हमारा वापस आ जाएगा, तो उसके बाद फिर कैसी चीजें बनेगी। लेकिन स्टिल अभी भी मैं वही जो मैं कह रहा हूँ कि एक भी बार ऐसा नहीं देखने को मिला है हमें कि बिना जायसवाल के इंडिया एक बड़ी लीड लेने में कामयाब हुआ हो। जरूर चाहूंगा इस बार हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार भी वो चलन रहने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 350 के आसपास इंडिया स्कोर करेगा। अब चाहे मतलब वो कल पूरा दिन खेले या चाहे कल 2 ही सेशन खेले, 350 इंडिया स्कोर करने वाला है, 150 के आसपास की लीड होगी। उसके बाद अब फिर इंग्लैंड क्या कोलैप्स करता है और क्या करता है, क्योंकि मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा मजा आ जाए इस मैच में, और वो तभी होगा जब इंडिया 150 के आसपास की लीड बनाएगा कि इंग्लैंड की तरफ से तब कोई अगर क्रॉली, रूट, ओली पॉप, क्या पता बेन स्टोक्स की वो जो बड़ी इनिंग ड्यू है वो इस मैच में लिखी हो। तो ये चीजें मैं कहीं ना कहीं मैं होप कर रहा हूँ किसी भी तरीके से मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए। इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है इंडिया डोमिनेट करके जीतेगी 1-0। तो फिर इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा हमारे लिए, तो इंटरेस्टिंग है कि इंडिया डोमिनेट करे। डे 2 पर किस तरीके से रहता है ओवरऑल अगर हम देखें तो आज टीम इंडिया 83 रन बिहाइंड है, एक ही विकेट गंवाया है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर है। रोहित शर्मा वही तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, उनकी 50 हुई, जायसवाल की 50 हुई, 100 रन की हमें ओपनिंग पार्टनरशिप दिखी जो अभी तक हमें 4 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की तरफ से नहीं दिखी थी। तो पहला टेस्ट मैच ऐसा रहा जिसमें 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई आपकी ओपनिंग। तो कल अब देखते हैं कि शशांक की भविष्यवाणी सही होती है कि 150 रन तक टीम इंडिया रहती है या 250 रन के पार पहुंचती है, जो मेरा और लव का कहना है।
तो दूसरे दिन पर आपसे मुलाकात होगी 5वें टेस्ट के। अगर आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कि टीम इंडिया कितने रन की लीड बनाएगी, तो उन क्वेश्चन से आपके और भी कोई सवाल होंगे तो उनको भी हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डीएनए हिंदी और डीएनए इंग्लिश को आप यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी सब अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगे।